उसमें लड़ाई उन्होंने लड़ी है। हाँ, हमें कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, हम नाउम्मीद हुए क्योंकि कोर्ट ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। उन्हें बात मालूम चल गई ये दंगे हो रहे, फिर भी प्रोटेक्शन नहीं पहुंचा। कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिला। अब वो क्यों कोर्ट ने वो हमारी बातों को नज़रअंदाज किया, जो कि सच्चाई हक की लड़ाई थी, वो तो वक्त ही बताएगा हमें। उन्होंने कहा कि ये दंगे हुए और दंगों के पीछे एक साजिश है, और साजिश के अंदर जो सरकार है और सरकार के जो महकमे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वो सब शामिल है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कॉन्स्पिरेसी है पूरा, ये कोई सिर्फ दंगों का काम नहीं है, इसके पीछे और भी लोगों का हाथ है, सरकार का हाथ है, सरकार के अंदर जो मिनिस्टर बैठे उनके हाथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। साल 2002 के गुजरात दंगों को कौन भूल सकता है, क्योंकि आज भी पीड़ित परिवारों की आंखों में आंसू ला देने वाले वो पल या फिर वो वक्त आज भी कपा देता है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ ज़किया जफ़र के बेटे तनवीर जफ़र जी हैं। उनसे समझते हैं कि आखिरकार इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी माता जी का देहांत हो गया, लेकिन क्या इंसाफ मिल पाया और मौजूदा समय में इंसाफ मिलने की उम्मीद कितनी है, बातचीत करते हैं। तनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तनवीर जी, आपकी माता जी ज़किया जाफरी, माफ कीजिएगा, ज़किया जाफरी, 20 साल तकरीबन उन्होंने लड़ाई लड़ी कानूनी तौर पर। 22 ये जो हादसा हुआ उसको 23 साल हो गए, अभी 23 साल हो गए। 22 साल, ये 22 साल का सफ़र कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बहुत ही था। मतलब अब जब घर से निकली वो नंगे पैर निकली थी, और सब मतलब घर से जो कपड़े पहने हो तो निकली थी। तुम सोच सकते हो कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारी होगी। फिर वो घर में बस नहीं सकी, बराबर। खैर हमारे साथ रहती थी, तो मेरे माँ थी तो मेरे साथ रहती थी। फिर भी जो घर उसने बनाया था, जहाँ हम पैदा हुए थे, जहाँ हम बड़े हुए थे, वो घर तो उसका नहीं था। तो वो तो उसके ऊपर रोज़ रात दिन वो बात गुजरती थी कि मैं कोई पर डिपेंडेंट हूँ, जबकि उसके बच्चों पर डिपेंडेंट थी। बट फिर भी उसको वास का हर वक्त एक रिस्पेक्टेबल और खुददार लेडी थी वो। मेरी बहन ने बताया कि वो मतलब एक फार्मर की बेटी थी, एक खेड़ूत की बेटी थी, तो वो खुददार लेडी थी। तो उससे उस बात को हर वक्त मलाल ही रहा कि वो बेघर हो गई है और वो घर में बस नहीं सकी है। अब ये 23 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी ये, ताकि इंसाफ मिले, खुद को इंसाफ मिले, उसके लिए तो लड़ाई उन्होंने, मगर जो दूसरे थे उनके लिए भी लड़ा। जो गुजरात के हर गांव शहर में जहाँ दंगे हुए थे और मुसलमान औरतें बच्चे को शहीद कर दिया गया था, जो बेगुनाह थे, उनके हक में जो लड़ाई लड़ी उसने, उनको देख के लड़ाई लड़ी। वो तो एक वक्त अपने आप को भूल भी जाती, पर वो सब सुन के देख कर, सोसाइटी को देख के, जले हुए और भी लोगों चीज़ों को जब उसके सामने बातें कर गई, वो देख के जो उनमें ताकत आ गई उसके अंदर कि मैं लड़ूंगी। तो हम भी बोलते थे कि भाई ये लड़ाई जिनके सामने लड़ रही हो, वो उस वक्त के वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ के ऑफिसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम देखो तो आप। होम मिनिस्टर थे उस वक्त वहाँ पे, जो आज के भी होम मिनिस्टर हैं उस वक्त के, तो वो सबके सामने लड़ रहे हैं। मतलब तो क्या इंसाफ की लड़ाई और ज़्यादा उसमें लड़ाई उन्होंने लड़ी है। हाँ, हमें कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, हम नाउम्मीद हुए क्योंकि कोर्ट ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। हमने कहा कि ये दंगे हुए और दंगों के पीछे एक साजिश है, और साजिश के अंदर जो सरकार है और सरकार के जो महकमे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वो सब शामिल है, और इसीलिए दंगे रुके नहीं। क्योंकि दंगे शहर के अंदर हुए हैं, गांव में हुए हैं, जहां पुलिस के डिपार्टमेंट बहुत करीब में है, तो ऐसा कोई बहुत दूर नहीं था। उन्हें बात मालूम चल गई ये दंगे हो रहे, फिर भी प्रोटेक्शन नहीं पहुंचा, और होते गए शाम तक का लाखों हज़ारों लोगों की जान चली गई। तो वो उसके पीछे जो साजिश है, क्यों पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, कौन ने उसको रोका, किस तरह से रोका, वो सबको जमा किया गया, वो कागजात को, वो माहौल को, वो और उसको कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी हम उस उम्मीद से उनको जब ये रिजेक्ट करा कोर्ट ने, तो बहुत उनका दिल बैठ गया था कि मतलब कि पूरी, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया था और उनके बारे में जजमेंट के अंदर बहुत ख़राब तरीके से कहा गया था कि वो मतलब उनके बहुत ख़राब तरीके से उनके बारे में जजमेंट में लिखा गया है कि भाई वो ज़किया जाफरी ऐसी ही कुछ है औरत जो इस किस्म की लड़ाई लड़ने की खेल समझती है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। उसके खुद के हस्बैंड की, उसमें शौहर की शहीद होती।
तो वो उसको नाउम्मीद हुई थी, फिर भी उन्होंने कहा कि जो भी है मैंने लोगों के सामने रखा था उस माहौल को, जो दंगे वहाँ पे हुए थे उसको। अब जो है इतिहास, जो आगे आने वाला वक्त जो पढ़ेगा इन कागज़ों को, वो खुद समझ लेगा कि कौन था इसके पीछे और कौन था गुनहगार और कौन थे। लेकिन सर एक तरफ क्लीन चिट मिल जाना और एक तरफ लड़ाई बढ़ जाना, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? अब कोर्ट में तो केस बंद हो गया है। अब तो जो लोग इसको कोर्ट के जो पेपर्स को देखेंगे, एसआईटी की रिपोर्ट और जो हमारे पिटिशन के डॉक्यूमेंट्स है उसे पढ़ेंगे तो उन्हें नज़र आएगा कि कौन गुनहगार था इसमें, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जेनोसाइड। क्या आप ये मानते हैं कि इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सामने जो व्यक्ति है वो सत्ता में सबसे ताकतवर व्यक्ति है? वो अब कह सकते हैं, मगर अब मैं वो बात नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिला। अब वो क्यों कोर्ट ने वो हमारी बातों को नज़रअंदाज किया, जो कि सच्चाई हक की लड़ाई थी, वो तो वक्त ही बताएगा। हम कोर्ट को तब क्या कह सकते हैं। नानावटी आयोग की रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार नानावटी आयोग की रिपोर्ट के ऊपर ही ये एसआईटी का केस बना हुआ था हमारा। नानावटी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर जो पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो एफिडेविट्स करी थी कि भाई 2002 28 फरवरी के दिन क्या हुआ था, क्यों पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, उन नानावटी शाह की जो रिपोर्ट सबमिट करी गई थी पुलिस के ऑफिसरों ने जो करी सबमिट करी, आरबी शिव कुमार है, संजीव भट्ट है और भी शर्मा, एसपी शर्मा जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स थे, इनके मुझे नाम याद नहीं है। उन लोगों ने जो एफिडेविट रखी थी उन एफिडेविट के बेसिस के ऊपर ये पिटीशन खड़ी करी गई थी कि ये एफिडेविट से साफ जाहिर होता है कि कॉन्स्पिरेसी है पूरा। ये कोई सिर्फ दंगइयों का काम नहीं है, इसके पीछे और भी लोगों का हाथ है, सरकार का हाथ है, सरकार के अंदर जो मिनिस्टर बैठे उनके हाथ है। ये उस एफिडेविट से ही बाहर आई थी बात। सरकार की सीधे भागीदारी थी उसमें। आप वो आज भी जब पढ़ेंगे आप उन पेपर्स को, लेकिन सर, न्यायालय भी क्या अपने फैसले देने में इन सब चीज़ों को देख रहा है? क्या वो भी न्यायालय ने उन चीज़ों को देखा नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है, जब जो पढ़ेंगे जो लोग इसको, जो इस पे क्या लगता है सर, न्यायालय भी राजनीति के सरकारी दबाव में काम कर रही है भारत में अभी? ये मेरे से ज़्यादा कोई वकील ही बराबर बोल सकता है सब क्या, कि मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं अपनी बात कहूँगा कि हमको न्यायालय से नाउम्मीद हुई, ना मतलब इंसाफ नहीं मिला, फिर भी हमें नाउम्मीद हुई उससे। हम जो मैं उसको हमको थोड़ा धक्का लगा हमको, फिर भी अब जहाँ तक हमने लड़ा हम उससे खुश हैं। गुजरात हो, संभल हो या फिर दिल्ली, दंगे के मामले में कई लोग अभी भी जेल के अंदर है, किसी तरीके की सुनवाई नहीं है, किसी तरीके की उम्मीद नहीं बची। क्या देखते हैं मुसलमानों की स्थिति और बीजेपी सब ये बात, उसके बाद तो अब तो क्या हो गया है कि चारों तरफ से लड़ाई हो गई। अब कॉम्युनल राइट्स ही नहीं रहा, अब तो हर तरफ से हर काम के अंदर कुछ अड़चनें पैदा की जा रही है और दंगे हो जाते हैं या उनको रोका जा रहा है, मस्जिदों में, मदरसों में और भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों के ऊपर जो भी कुछ है। तो अब क्या है कि जो हमारे लिए जो एक ही रास्ता खुला है वो है न्यायालय का। ठीक है, हमको ना उम्मीद हुई हमारे पे, फिर भी मैं दूसरों को तो यही कहूँगा कि जो रास्ता है वो न्यायालय का ही है। आपको कोर्ट में जाना होगा और अपनी बात कहनी होगी। अब जो कोर्ट जो जजमेंट देगी उतना लड़ना होगा। उसी दंगे की पीड़ित सर बिल्किस बानो, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उनकी लड़ाई भी लंबी है, लेकिन अभी तो उसने अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान की औरतों के लिए। वो भी एक अपने सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। वो खुद अपने आप में एक मतलब के हीरो है। कितनी औरतों, बच्चों की और लड़कियों की वो हीरोइन है बिल्किस बानो। मिलना बंद हो गया माना जाएगा। सबके लिए शर्मनाक बात है कि रेपिस्टों को तुम हार माला पहनाओ, उनका स्वागत करो। मतलब इस बात को तो अब किस तरह से हम समझे, कौन सी बात को कैसे हम अपने आप को तसल्ली दें कि ये अच्छा हो रहा है? वो तो अब बहुत बुरा हो रहा है। अब हो सकता है कि वक्त में लोग समझेंगे और अपने ख्यालों को दुरुस्त करेंगे। उसके अलावा और क्या कर सकते तुम? दिल्ली दंगों में उमर खालिद अभी तक जेल में है। बहुत अफसोस है हमको उसका। जब भी बात आती है हम यही कहेंगे कि भाई आपको कोर्ट में ही जाना होगा और उसी से उम्मीद रखनी होगी। है वो थोड़ी के देर हो सकती है, फिर भी जो भी देरी होगी उसको हमें वो रुकना होगा इतना। अब उसके लिए हम कुछ नहीं करते। बहुत अफसोस है कि इस किस्म के लोगों को जेल में डाल दिया है, उनको जल्दी छोड़ दें। दंगों में भड़काऊ भाषण देने वाले कानून मंत्री बन गए हैं दिल्ली के अंदर। क्या कर सकते हो, क्या बोले उसके लिए? अफसोस की बात है। अफसोस की बात है। ये तो क्या गाली गलौच या फिर इस तरीके की हिंसा को भड़काने वाले लोगों को सत्ता में जगह है?
वही है, वही बात से यही कहे तो यही रहे, पुलिस में जाना है। हमारे साथ ज़किया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी थे, जो गुजरात दंगों के पीड़ित परिवार के सदस्य थे, जिनको उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं ये है कि समाज न्याय करेगा। हालांकि कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाना, कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि गुजरात दंगों को जब भी कोई याद करता है तो कई सवाल सामने आ जाते हैं कि आखिर इंसाफ की लड़ाई में नाउम्मीदी ज़्यादातर लोगों की हाथ क्यों आती है। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर आए क्या इजाज़त कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।